जानी पहचानी अजनबी दोस्त। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अव्युक्त ने कहा। मुझे भी अव्युक्त सिंह कॉरपोरेशन जाना है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, रघुवीर सिंह ने कहा। ठीक है दादाजी, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा वहां पर, अव्युक्त ने कहा और वह रघुवीर सिंह के साथ वहां से चला गया। आराध्य को भी वहां पर सबसे मिलकर बहुत मजा आ रहा था और वह उन सब के साथ अपनी भाषा में बात कर रहा था, अपने दोस्तों की बातें और अपने किंडरगार्टन की बातें। बाकी सब भी उसकी बातें मजे से सुन रहे थे। सबके साथ कब वक्त बीत गया किसी को पता ही नहीं चला और शाम हो गई और पृथ्वी को डिस्चार्ज भी मिल गया। तेजस लंच की बात है शाह इंडस्ट्रीज चला गया था क्योंकि वहां का काम फिलहाल के लिए वही संभाल रहा था। राघव भी उन सबको पिकअप करने के लिए आ चुका था। वह भी इन सब से मिलने के बाद बहुत खुश था। अव्युक्त ने फोन करके उसको, जानकी अम्मा और रामू काका को शाह फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया था और सब कुछ जानकार वह लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। आगरा, उत्तर प्रदेश। अपने मामा की बात सुनकर उस लड़की को हिम्मत मिल गई थी कि वह शादी से भाग जाए जिससे उसे उस गुंडे साहिल से शादी ना करनी पड़े, पर उसके मामा ने उसे ऐसी जगह ढूंढने को कहा था जिसके बारे में उसके अलावा कोई न जानता और कोई ऐसा इंसान जो उसकी मदद कर सके। सुबह से लेकर शाम तक बस वह यही सोच रही थी कि कौन उसकी मदद करेगा, कहाँ पर हो जा सकते हैं। उसका तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके आगरा में, क्योंकि उसकी मामी ने उसे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाने की ही परमिशन दी थी और कॉलेज के आखिरी वर्ष में उसका कॉलेज बंद करवा दिया था क्योंकि उसकी बहन ने ही अपनी मम्मी के कान भरे थे कि कॉलेज में उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ में वो हमेशा रहती है, घूमने जाती है, वो भी अपनी क्लासेस को बंद करके। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो उनकी बदनामी होगी। और यह सारी बातें झूठी कही थी क्योंकि एक दिन उस लड़की ने अपनी बहन को एक लड़के को किस करते हुए देख लिया था और यह बात वह घर पर आकर किसी से न कहे, इसलिए उसने जल्दी से घर पहुंचकर अपनी मां के कान भर दिए उस लड़की के खिलाफ। इस घर में उसे सहारा तो मिला था पर उस समय पर अत्याचार भी बहुत हुए थे। जब भी उसके मामा जी किसी काम से बाहर जाते थे तब उसकी मामी और बहन उसे पढ़ाई भी ठीक से नहीं करने देती थी, घर का सारा काम वही करती थी और खाना वही बनाती थी। कभी कभी तो उसकी मामी उसे बहुत मारती थी और अगर उसकी बहन कोई चीज़ तोड़ दे तो उसका इल्जाम भी उसी पर लगता था। उसके मामा भी कहीं ना कहीं जानते थे कि इस घर में उनकी भतीजी के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा, पर वह भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पत्नी के मन में जहर भरा हुआ था। वह ये नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी अपने नफरत के चलते उनकी इकलौती भतीजी की शादी एक गुंडे से करवा देने के लिए हाँ कर देंगी और उसके बदले में उस गुंडे से पैसे लेगी। इसलिए उनको जब इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी भतीजी को भगाने का प्लान बना दिया जिसका इंतजाम वह पहले से ही कर चुके थे और उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह जाने को कहा था जिसके बारे में वह भी ना जानते हो अच्छे से। अगर भागने के प्लान के बारे में किसी को पता भी चले तो वह किसी को भी उसका पता ना बता सके। वह लड़की कब से सोच ही रही थी भागने की बाद वह कहाँ पर जाएगी। तभी उसे किसी की याद आई जिसने उसे कहा था कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो उसे याद करें और उसने उसका नंबर अपनी एक बुक में भी लिखा था। ये बात याद आते ही उसने उस व्यक्ति का नंबर खोजना शुरू कर दिया जो उसने एक नोटबुक में लिखा था। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उसे वह नोटबुक नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि उसने वो नंबर अपनी एक डायरी में भी लिखा था। उस लड़की को हमेशा से डायरी लिखने का बहुत शौक था, वो अपनी सारी बातें उस डायरी में लिखा करती थी। उस दिन उसने अपनी जानी पहचानी अजनबी दोस्त की मुलाकात से लेकर उसका नंबर देकर जाना सब लिखा था। उसने जल्दी से अपनी डायरी और फ़ोन नंबर खोजने लगी। थोड़ी देर में उसे वो नंबर मिल ही गया। वह नंबर उसने याद भी कर लिया, शायद अगर नंबर फिर से गुम हो जाए तो। फिर उसने अपना एक कॉलेज बैग लिया और उसमें कुछ ज़रूरत का सामान भरने लगी और अपने पास रखे हुए कुछ पैसे भी उसमें रख दिए जो उसके काम आ जाए। और यह सोचने लगी कि क्या वो भागने में कामयाब हो पाएगी और क्या उसकी वो जानी पहचानी अजनबी दोस्त उसकी मदद करेंगी। फिर उसने सोचा ये सब बाद की बातें हैं, पहले उसका उस शादी से भागना जरूरी है, नहीं तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उसे थोड़ा बहुत टेंशन अपने मामा जी का भी था कि वो उसके भागने के बाद सब कुछ कैसे संभालेंगे। मुंबई एयरपोर्ट। एक लड़की अपना ट्रैवलिंग बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर आए और कहा, आखिर मैं लौट कर आ ही गई, वो भी उतने सालों बाद। आप सब की जिंदगी में तूफान लाने और तड़का लगाने। बहुत रोक लिया आप सब ने मुझे इंडिया आने से, पर मैं लौट कर आ ही गई यहाँ पर। कौन है ये लड़की? कैसे भागेगी वो लड़की? क्या सच में उस लड़की की जानी पहचानी अजनबी दोस्त उसकी मदद करेंगी? मुंबई एयरपोर्ट। एक लड़की अपना ट्रैवलिंग बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर आए और कहा, आखिर मैं लौट कर आ ही गई, वो भी उतने सालों बाद। आप सब की जिंदगी में तूफान लाने और तड़का लगाने। बहुत रोक लिया आप सब ने मुझे इंडिया आने से, पर मैं लौट कर आ ही गई यहाँ पर। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। अव्युक्त अपनी केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड जल्दी से अंदर आया और उसकी तरफ देखकर कहा, सर एक प्रॉब्लम हो गई है।
पहले अपने केबिन का डोर बिना परमिशन के खोल के कोई अंदर आया। ये देखकर अभियुक्त का चेहरा एकदम डार्क हो गया, क्योंकि उसके को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बिना परमिशन के कोई भी उसके केबिन में आए। खुद राघव भी डोर नॉक करे बिना नहीं आता था, लेकिन जब उसने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को देखा और यह सुना कि कुछ प्रॉब्लम है, तब उसने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हो गया देवांश, और तुम इतनी हड़बड़ी में अंदर क्यों आ रहे हो, और कौन सी प्रॉब्लम हो गई जिसके लिए तुम डोर भी नॉक करना आज भूल गए। देवांश ने जल्दी से अभियुक्त को देखकर कहा, सॉरी सर, पर बात ही इतनी जरूरी थी कि डोर नॉक करने का भी टाइम नहीं रहा। ये देखिए सर, देवांश ने अपने फ़ोन में किसी की तस्वीर दिखाते हुए कहा। सर, हमारे आदमियों ने फ़ोन करके मुझे कहा कि वह उन्हें चकमा देकर इंडिया आ गई है, और जब मुझे ये बात पता चली तभी मैंने एयरपोर्ट पर हमारे आदमी लगा दिए थे। और ये देखिए सर, 45 मिनट पहले ही उनका प्लान मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। जब वह सारी प्रोसेसिंग करके बाहर आए तभी हमारे आदमियों ने उनकी तस्वीर निकालकर हमें भेज दी। एयरपोर्ट पर खड़ी उस लड़की की तस्वीर देखकर अभियुक्त ने कहा, आखिर को इंडिया आ ही गए। मैं और राघव ने कितनी कोशिश की कि वह अभी इंडिया ना आए, पर है तो वह बहुत जिद्दी लड़की। फिर उसने आगे कहा, हमारी आदमियों को कहो कि उसे फॉलो करें, समझे। पर सर, आप जानते हैं ना कि उनका इंडिया आना अभी के लिए ठीक नहीं है, और वह इंडिया आ चुकी है और वह डायरेक्टली सिंघानिया मेंशन ही जाएंगी। देवांश ने थोड़ी परेशानी के साथ कहा, जानता हूं, मैं भी यहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल रहा हूं। हमारे आदमियों को खास करके कहो कि इस पर नज़र बनाए रखें, एक सेकंड के लिए भी उस पर से नज़रें नहीं हटनी चाहिए। गॉट इट, अभियुक्त ने स्ट्रीक टोन में कहा। फिर आगे कहा, मैं अभी नीचे ही आ रहा हूं, चलो सिंघानिया मेंशन चलते हैं, हमारा जल्दी से वहां पहुंचाना जरूरी है। ये कहकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जल्दी से खड़ा हो गया। अपना कोट लेकर वह देवांश के साथ सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। सिंघानिया मेंशन में सब लोग अस्पताल से आ गए थे और सब परिवार सिंघानिया मेंशन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। आखिर सिंघानिया में सबसे सुंदर घर था, जो अभियुक्त ने स्पेशली राध्या की पसंद से ही बनवाया था, जैसा वह बनवाना चाहती थी। जानकी अम्मा और रामू काका ने सबको उनके कमरे दिखा दिए थे और राघव खुद पृथ्वी की मदद करने के लिए उसके रूम में गया था। सब लोग फ्रेश होकर नीचे आकर बैठ गए थे। सब लोग अभी बात ही कर रहे थे कि शिवांश देशमुख वहां पर आया। शिवांश को वहां पर देखकर किसी को शौक नहीं लगा, क्योंकि शिवांश और अभियुक्त की दोस्ती वर्ल्ड फेमस थे। शिवांश यहाँ पर अभियुक्त से मिलने आया था। उसने जब अभियुक्त को फ़ोन किया तब उसने कहा कि वह घर के लिए निकल चुका है, इसलिए वह भी डायरेक्टली सिंघानिया मेंशन आ गया था। वह सिंघानिया मेंशन से नज़दीक ही था, इसलिए उसे यहाँ पर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। राध्या ने शिवांश को वहाँ पर देखकर थोड़ा मस्ती के साथ कहा, क्या बात है द ग्रेट सुपरस्टार शिवांश देशमुख, कितने समय बाद सिंघानिया मेंशन पधारे हैं। राध्या और शिवांश पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि शिवांश अभियुक्त के बचपन का दोस्त था और राध्या भी बचपन में 2-3 बार उससे मिल चुकी थी, और दोनों को ही मस्ती मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और अभियुक्त सीरियस रहता था हमेशा से, इसलिए जब भी दोनों मिलते तब बचपन में मस्ती जरूर करते थे। पर राध्या ने फिर उससे बातें करनी बंद कर दी, क्योंकि वह अभियुक्त का बेस्ट फ्रेंड था। जब भी वह घर पर आता तब उसे ठीक से देखती भी नहीं थी, पर जब आज उसके और अभियुक्त के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था तो उसने दोबारा से आज पहली बार शिवांश से बात की थी। वह भी बचपन की तरह, बचपन में भी वह उसे सुपरस्टार ही कहती थी, क्योंकि जैसे उसे हीरोइन बनने का शौक था वैसे शिवांश को भी बड़े होकर बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने का शौक था, और वह बन भी गया था। राध्या की मस्ती के साथ भरी आवाज सुनकर शिवांश खुश हो गया। आखिर बचपन के बाद उसने पहली बार उसे बुलाया था। शिवांश ने भी मस्ती के साथ कहा, मेरा बस चले तो तुम्हारे घर में डेरा डालकर ही रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा प्यार पति मुझे का ठीक से रहने देता है। मुझे इंडिया से बाहर भेज दिया, वह भी 2 साल के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें हर रोज यहाँ पर नजर आता, और आज तो मैं तुम्हारे प्यारे पति के बैंड बजाने आया। उसने मुझे इतनी बड़ी बात जो नहीं बताएं। क्या बात कर रहे हो अभी, ने तुम्हें कौन सी बात नहीं बताएं? वैसे भी तुम दोनों कहाँ पर कुछ छुपाते हुए एक दूसरे से सब कुछ तो बता देते हो, और सिर्फ उनसे मिलने आए हो, मुझे नहीं मिलोगे? राध्या ने थोड़ा नाराजगी के साथ कहा, तुमसे तो कब से मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था। एक तुम ही तो थी जो बचपन में मेरे साथ मस्ती किया करती थी, नहीं तो वह तुम्हारा पति हमेशा सीरियस बना फिरता था। मैं तो हमेशा से तुमसे बात करने की कोशिश करता था, तुम्हें ही मेरी तरफ ठीक से देखती भी नहीं थी, और आज जब खुद से बात कर रही हो तब भी नाराज हो रही हो। शिवांश ने शिकायत करते हुए कहा। अभियुक्त क्यों रोक के रख रहा था उस लड़की को इंडिया आने से? मिस्टर अभियुक्त, सिंघानिया ने मेरे साथ गलत किया है। तुमसे तो कब से मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था। एक तुम ही तो थी जो बचपन में मेरे साथ मस्ती किया करती थी, नहीं तो वह तुम्हारा पति हमेशा सीरियस बना फिरता था। मैं तो हमेशा से तुमसे बात करने की कोशिश करता था, तुम्हें ही मेरी तरफ ठीक से देखती भी नहीं थी, और आज जब खुद से बात कर रही हो तब भी नाराज हो रही हो। शिवांश ने शिकायत करते हुए कहा।
अच्छा बाबा, नहीं हो रही नाराज? चलो बताओ, अव्युक्त ने ऐसा भी क्या कर दिया जिससे तुम मेरे पति के बैंड बजाने आए हो? राध्या ने शिवांश से पूछा। मैं तुम्हारे पति की बैंड इसलिए बजाने आया क्योंकि उसने मुझे एक बात नहीं बताई, पर मुझे खुद ही इस बात का पता चल गया और एक अच्छा लेकर भी आया हूं, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी, शिवांश ने अव्युक्त की फरियाद करते हुए कहा। देखो शिवांश, तुम अच्छे से जानते हो अव्युक्त को, वह तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाते, अगर कुछ छुपाया है तो उसकी कुछ वजह होगी, इसलिए बिना उस वजह को जाने बिना तुम उनसे इस बात के लिए नाराज नहीं हो सकते, समझे? मेरे पति जो भी करते सोच समझकर ही करते हैं, राध्या ने अव्युक्त की तारीफ करते हुए कहा। क्या बात है, बहुत अच्छे से जानती हो अपने प्यारे पति को और इतना भरोसा उस पर। अगर कभी उसने तुम्हारा दिल दुखाया था और अगर ऐसी कोई बातों से छुपाए जिससे तुम नाराज हो गए तो और तुम्हारा यही भरोसा उसने तोड़ दिया तो? शिवांश ने जानबूझकर राध्या का जवाब जानने के लिए कहा, क्योंकि वह खुद भी जानता था कुछ भी हो सकता था, लेकिन अव्युक्त राध्या को धोखा नहीं दे सकता था। राध्या ने शिवांश के सवाल का जवाब बहुत आत्मविश्वास और भरोसे के साथ देते हुए कहा, अगर वह मुझसे कभी कुछ छुपाएंगे तो मेरे भले के लिए छुपाएंगे। अरे बिना उसे बात की सच्चाई जाने मैं कभी भी उनसे नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है वह कभी मेरा भरोसा तोड़ ही नहीं सकते, मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मेरे साथ क्या, अव्युक्त कभी किसी के साथ भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। राध्या का जवाब सुनकर शिवांश और वहां पर खड़े सभी लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम दोनों पति पत्नी में एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा विश्वास था। शिवांश आगे कुछ भी कहता मुझसे पहले उनके कानों में एक लड़की की आवाज है जो दरवाजे पर खड़ी थी, जो कह रही थी कि किसने कहा कि मिस्टर अव्युक्त सिंघानिया कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते? उन्होंने गलत किया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है। उस लड़की की आवाज सुनकर सिंघानिया मैंशन में मौजूद सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसे अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा के रखा था और आंखों पर गॉगल्स लगाए थे, जिसने ये कहा था। उस लड़की की बात सुनकर राध्या ने उसे लड़की की तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कह रही हो कि अव्युक्त ने तुम्हारे साथ गलत किया? वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राध्या की बात सुनकर वह लड़की अपना ट्रॉली बैग लेकर सिंघानिया मैंशन के अंदर आए और राध्या की तरफ देखकर कहा, ऐसा आपको लगता है मैडम कि मिस्टर सिंघानिया कभी किसी के साथ गलत नहीं करते? उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, बहुत गलत किया है, और जब आप इस बात की सच्चाई जानेंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है तो आपका ये भरोसा उन पर से उठ जाएगा। ये बात सुनकर राध्या कुछ भी कहती उससे पहले राघव ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम जो मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो? मेरे भाई कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, समझी तुम? लड़की ने भी राघव की तरफ देखा और कहा, गलत किया है आपके भाई ने मेरे साथ, मैं यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूं। उस लड़की की बात सुनकर राध्या ने कहा, क्या गलत किया है उन्होंने तुम्हारे साथ? जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि अव्युक्त कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। राध्या की बात सुनकर उस लड़की ने राध्या की तरफ देखा और कहा, कई सारे वादे करके तोड़ दिए उन्होंने, मुझे कहते थे कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ निभाएंगे, मुझे कभी अकेला छोड़ेंगे नहीं, और इतने सालों से मुझे अकेला छोड़ दिया। हर साल मुझसे मिलने आते थे, मेरे साथ वक्त बिताते थे, हफ्ते में 2-3 बार मुझे फ़ोन करते थे और मुझसे कहते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हूँ, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अटूट हिस्सा हूँ मैं। पर जब भी मैं मुंबई आने की बात करती मेरी बात टाल देते थे, मुझसे कहते थे कि बहुत प्यार करते हैं मुझे। उस लड़की की बात सुनकर वहां पर खड़ा हर एक इंसान शॉक हो गया। आगरा, उत्तर प्रदेश। उस लड़की ने अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और 1-2 जोड़ कपड़े एक बैग में रखकर बेड के नीचे छुपा दिया और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसकी मामी और उसकी बहन अंदर आए। उसकी मामी ने उस लड़की की तरफ देखा, कहा, अच्छा है कि कल शादी करके तुम यहाँ से चली जाओगी, मेरे पर से इतना बड़ा बोझ चला जाएगा जो तेरी माँ हम पर डाल कर गई थी। अब मैं शांति से अपनी बेटी और अपने पति के साथ रह पाऊंगी। अच्छा है जो बिना नानुका के तूने शादी के लिए हाँ कर दी, नहीं तो मुझे तेरी शादी जबरदस्ती करवानी पड़ती। अच्छा है रिश्ता सामने से चलकर आ गया, नहीं तो बिन माँ बाप की बच्ची को कौन अपने घर लेकर जाता, जो कॉलेज में कई लड़कों के साथ घूमती थी, पता नहीं कितने गुण खिलाए होंगे कॉलेज में। ये तो अच्छा है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, और नहीं तो क्या मम्मी, नहीं तो पता नहीं ये कितनी बदनामी कराती हमारी पूरे शहर में। फाइनली कल शादी करके ये यहाँ से चली जाएगी और पापा सिर्फ हमारा पर ध्यान देंगे, उस लड़की की बहन ने कहा। उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर उसे लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस लड़की की मामी ने कहा, ऐसे क्या आंखों में आंसू लेकर हम दोनों को देख रही है? जाकर खाना बना, डिनर का वक्त होने आया है। इन आंसुओं से तुम्हारे मामा जी को फर्क पड़ता होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये कहकर वह दोनों माँ बेटी वहां से चली गई और वह लड़की भी अपना रूम बंद करके खाना बनाने चली गई। कौन है वह सिंघानिया मिशन में आने वाली लड़की जिसने अभियुक्त पर इल्जाम लगाए हैं? क्या जो इल्जाम उस लड़की ने अभियुक्त पर लगाया है वह सच है या झूठ? क्या सब लोग उस लड़की की बात पर विश्वास कर लेंगे? परिवार का सबसे शैतान मेंबर। राध्या की बात सुनकर उस लड़की ने राध्या की तरफ देखा और कहा, कई सारे वादे करके तोड़ दिए उन्होंने। मुझे कहते थे कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ निभाएंगे, मुझे कभी अकेला छोड़ेंगे नहीं, और इतने सालों से मुझे अकेला छोड़ दिया। हर साल मुझसे मिलने आते थे, मेरे साथ वक्त बिताते थे, हफ्ते में 2-3 बार मुझे फ़ोन करते थे और मुझसे कहते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हूँ, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अटूट हिस्सा हूँ मैं। पर जब भी मैं मुंबई आने की बात करती मेरी बात टाल देते थे, मुझसे कहते थे कि बहुत प्यार करते हैं मुझे। उस लड़की की बात सुनकर वहां पर खड़ा हर एक इंसान शॉक हो गया। जानकी अम्मा ने कहा, तुम कल की आया लड़की कुछ भी बोलोगी हमारी बेटे के बारे में, हम तुम्हारी बात में विश्वास कर लेंगे क्या? हम सब अच्छे से जानते हैं अभियुक्त को, उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, वह भी बचपन से लेकर, और वह है हमारी राध्या बिटिया। उस लड़की ने जानकी अम्मा की तरफ देखा और कहा, मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ आंटी, मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि उन्होंने मुझसे इतने सारे वादे किए थे और यह भी कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? हम भी तो देखें। बचपन से जानता हूं मैं अभियुक्त को, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरी बेटी राध्या से ही प्यार की है, उसके अलावा तो किसी की तरफ देखा भी नहीं है उसने। रघुवीर सिंह जी ने कहा, उनको अभियुक्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए तो उन्होंने उसकी शादी अपनी इकलौती जीने की वजह राध्या से कराई थी। उस लड़की ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें रिकॉर्डिंग एक फ़ोन कॉल को सुना दिया। उसे रिकॉर्डिंग में कोई कह रहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा हो, तुम्हारी सेफ्टी और खुशी दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, इसलिए खुद का अच्छे से ख्याल रखना, मैं अगले वीक तुमसे मिलने आऊँगा। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर रामू काका ने कहा, यह आवाज़ तो सच में अभियुक्त बेटा की है। रामू काका की बात सुनकर शाह परिवार को भी अभियुक्त पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि शाह परिवार तो अभियुक्त को पर्सनली कहा जानते थे, अभी अभी तो उनका रिश्ता जुड़ा था। पर नारायण शाह को इंसान की अच्छे से पहचान थी, उनको भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आवाज़ सच में अभियुक्त की है और अभियुक्त कभी ऐसा भी कर सकता है। किसी की भी आवाज़ तो डब की जा सकती है, और भाई पर तो कितनी लड़कियां फिदा है, उनसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए नए नए तरीके तो अपनाती ही है। तुम भी तो उन लड़कियों में से नहीं होना जो मेरे भाई पर फिदा हो और उनसे शादी करने के सपने देखती हो, इसलिए ये सारा खेल खेल रही हो। राघव ने गुस्से से कहा। नहीं राघव, यह आवाज़ सच में अभियुक्त की है, राध्या ने कहा। राध्या की बात सुनकर वहां पर खड़ा हर कोई इंसान शॉक हो गया। थोड़ी देर पहले राध्या अभियुक्त पर कितना विश्वास जाता रही थी, पर एक रिकॉर्डिंग सुन के कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया, उसका विश्वास तो डगमगा नहीं गया। सबके मन में यही सवाल चल रहे थे। अभियुक्त जो थोड़ी देर पहले वहां आया था, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया था। उसने अपने मन में कहा, क्या राध्या ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं रहा कि मैं कभी उसे धोखा नहीं दे सकता? शिवांश ने राध्या की बात सुनकर कहा, तुम क्या कह रही हो राध्या? अभी तो तुम इतना विश्वास कर रही थी अभियुक्त पर कि तुम्हें उस पर इतना ज्यादा भरोसा है, और एक रिकॉर्डिंग सुनकर तुम्हारा भरोसा डगमगा गया। तो मैंने कब कहा कि मुझे मेरे अभियुक्त पर भरोसा नहीं है? मैंने ये कहा कि आवाज़ सच में अभियुक्त की है, राध्या ने कहा। राध्या की बात सुनकर वहां पर खड़ा हर एक इंसान कंफ्यूज हो गया। पृथ्वी ने कहा, मतलब? मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले आप मेरी एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या एक लड़का अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता है? क्या वह अपनी माँ, बहन और बेटी से प्यार नहीं करता? क्या उससे नहीं किया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो? आप नहीं कहते कि आप मुझे, यानी कि आपकी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? हाँ राध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो मेरी एंजल हो, मेरी छोटी सी बहन। और तुमने ठीक कहा, एक लड़का सिर्फ अपने प्रेमिका और पत्नी से प्यार नहीं करता, वह अपनी माँ, बेटी और बहन से भी प्यार करता है, और उससे ये भी कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है। पृथ्वी ने राध्या के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा। राघव ने कंफ्यूज होते हुए राध्या की तरफ देखा और पूछा, पर भाभी, इस प्रश्न का इस रिकॉर्डिंग से क्या लेना देना? राध्या ने कहा, आप सबको अभी बताती हूँ कि इस प्रश्न का इस रिकॉर्डिंग से कैसे लेना देना है। ये कहकर राध्या उसे लड़की की तरफ बढ़ गई और उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे अच्छे से देखा और कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल अभियुक्त की है, और अभियुक्त ने सच में तुमसे कहा था कि वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। राध्या की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, हाँ तो वही तो कहा मैंने, रिकॉर्डिंग सच में उनकी है। मिस्टर सिंघानिया ने सच में मुझसे कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
उस लड़की और राध्या की बात सुनकर वहां पर खड़े हर इंसान फिर से शॉक हो गया और साथ में कंफ्यूज भी। राध्या ने उस लड़की का कान पकड़ दिया। ये देखकर वहां पर हर खड़ा हो इंसान और शॉक हो गया और यह सोचने लगा कहीं राध्या उस साथ लड़ाई तो नहीं करने लगेगी। वह लड़की भी मन ही मन यही सोचने लगी उसके बैंड तो नहीं बजने वाली। यह सोचकर उसने राध्या की तरफ देखा और कहा, यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो सिर्फ यहाँ पर मिस्टर सिंघानिया की सच्चाई बता रही थी और आपने मेरा कान पकड़ लिया। प्लीज छोड़िए ना, मुझे दर्द हो रहा है। उस लड़की की बात सुनकर राध्या ने पहले बाकी सब की तरफ और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा कान इसलिए पड़ा है क्योंकि यह मेरा हक है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? ऐसा मजाक करते हुए कोई अपने भाई के बारे में ऐसा कहता है? अगर मैं सच में तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया होता तो तुम्हारे भाई की आज तो मैं बैंड बजा देते, पर मुझे पता था कि तुम्हारे भाई सिर्फ और सिर्फ से प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ जो प्यार वाला रिश्ता है ना, वह भाई बहन का रिश्ता है। राध्या की बात सुनकर राघव ने कहा, भाई बहन का रिश्ता यानी कि यह? जी हाँ राघव, यानी कि यह तुम दोनों भाई की इकलौती बहन और सबसे ज्यादा शैतान मेंबर सिंघानिया परिवार का, ये हमारी गौरी है जो हमारे साथ ऐसा मजाक कर रही थी। राध्या ने कहा। फिर उसकी आंखों पर से गॉगल्स निकाल लिया और दुपट्टे से उसका चेहरा जो ढका हुआ था वह दुपट्टा भी निकाल लिया। दुपट्टा निकलते ही सबकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। यह सच में जानकी अम्मा और रामू काका की बेटी गौरी थी। राध्या ने अभी भी गौरी का कान पकड़ा हुआ था। ये देखकर गौरी ने कहा, माफ कर दो ना भाभी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी क्योंकि मैं भाई से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि भाई को सबक सिखाऊंगी आपसे ये सारी बातें कर, लेकिन आपने तो मुझे पकड़ लिया और मेरी बात का विश्वास भी नहीं किया। राध्या ने उसका कान और खींचते हुए कहा, तुम कितनी ज्यादा शैतान हो ना, ये बात तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत अच्छे से बताई थी। सबकी जिंदगी में आकर तूफान मचाना तुम बहुत पसंद है क्योंकि तुम समझती हो कि सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग है। राध्या की बात सुनकर सब लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जो लोग गौरी को जानते थे उनको तो पता था कि वह बहुत ज्यादा मस्ती करती है और बहुत शैतान भी है, पर जो लोग उसे नहीं जानते थे वह लोग और भी ज्यादा शौक थे कि अव्युक्त की एक बहन है जो इतनी ज्यादा शैतान है। अव्युक्त को आज बहुत ज्यादा खुशी मिले कि उसकी राध्या उस पर इतना ज्यादा विश्वास करती है, पर उसके मन में एक सवाल उठा कि राध्या ने गौरी को कैसे पहचाना, क्योंकि राध्या तो गौरी से मिल ही नहीं है। उनके शादी के वक्त गौरी इंडिया में नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही गौरी को बाहर भेज दिया था अपनी पढ़ाई के लिए। राघव ने जब गौरी को वहां पर देखा तो इस खुशी हुई, फिर कुछ याद करके वह टेंशन में भी आ गया। उसने मन में कहा, क्या भाई को पता है कि यह हमें बिना बताए इंडिया आ चुकी है? इसका इस वक्त इंडिया में आना ठीक नहीं है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। किससे है गौरी की जान को खतरा? गौरी यहाँ पर सेफ नहीं है। राघव ने जब गौरी को वहां पर देखा तो इस खुशी हुई, फिर कुछ याद करके वह टेंशन में भी आ गया। उसने मन में कहा, क्या भाई को पता है कि यह हमें बिना बताए इंडिया आ चुकी है? इसका इस वक्त इंडिया में आना ठीक नहीं है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सोचकर उसने गौरी की तरफ देखा और पूछा, तुम इंडिया आ रही हो, इस बारे में तुमने भाई को बताया था या फिर से अपनी शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके बिना बताए यहाँ चली आई? राघव की बात सुनकर गौरी ने कहा, हाँ भाई, मैंने किसी को नहीं बताया। अगर बताती तो आप फिर से कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे फिर से वही रोक लेते हैं। पिछले 1.5 साल से आप दोनों यही तो कर रहे हो। मैं जब भी इंडिया आने की बात करती हूँ छुट्टियों में आप मना कर देते हो, इसलिए इस बार मैंने किसी को बताया ही नहीं। ये सुनकर राघव टेंशन में आ गया। वह भी सबके सामने गौरी को कुछ नहीं कहना चाहता था। वैसे भी वह काफी समय बाद इंडिया आई थी। वहां पर कोई ऐसा भी था जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ गौरी पर रुक गई थी। राघव के चेहरे पर टेंशन को पृथ्वी ने भी देख लिया था। वह समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से राघव और मिस्टर सिंघानिया अपनी बहन को इंडिया आने से रोक रहे थे। पर ऐसा क्या हो सकता है, पृथ्वी यही सोच रहा था। तभी गौरी की आवाज सुनाई दी जो राध्या से कह रही थी, अब तो मेरा कान छोड़ दो ना भाभी, दर्द हो रहा है। मम्मी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर वृंदा जी ने राध्या की तरफ देखा और कहा, बेटा छोड़ दो अपनी नंद को, उसे दर्द हो रहा है, देखो तो कैसे चिल्ला रही है। वृंदा जी की बात सुनकर जानकी अम्मा ने कहा, वह नाटक कर रही है, उसे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। वैसे भी राध्या बिटिया ने इतनी जोर से उसका कान नहीं पकड़ा है। अपनी माँ की बात सुनकर गौरी ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, यह क्या मम्मी, आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा? ये देखकर मेरी आंखों में से आंसू आ रहा है। उसकी ऐसी नौटंकी से भरी आवाज सुनकर राध्या को हंसी आ गई। उसने उसका कान छोड़ दिया और कहा, इतनी नौटंकी कहाँ से सीखी है गौरी? तुम्हारे दोनों भाई ऐसे नहीं है और ना ही जानकी अम्मा ऐसी है और ना ही रामू काका। अब वहां पर खड़े शाह परिवार को समझ में आया कि गौरी जानकी की अम्मा और रामू काका की बेटी और राघव की बहन है। राध्या की बात सुनकर गौरी ने कहा, अब क्या करें भाभी, मेरे दोनों भाई तो हमेशा सीरियस रहते हैं। भगवान ने उन दोनों के अंदर मस्ती मजाक का फीचर डाला ही नहीं।
इसलिए उन दोनों के हिस्से की नौटंकी मैं ही कर लेती हूँ। फिर गौरी ने राध्या की तरफ देखा और पूछा, भाभी मेरे मन में एक डाउट है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपकी और भाई की शादी में मैं नहीं आई थी, इनफैक्ट आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, मैंने तो अपना चेहरा भी ढक रखा था, फिर आपने पहचाना कैसे कि यह मैं हूँ? गौरी का सवाल सुनकर राध्या ने पहले मन में सोचा, मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ गौरी, पिछले जन्म में तुम्हें मिल चुकी हूँ और अपने शब्दों से तुम्हारे दिल में घाव भी दे चुकी हूँ, और वह आज का ही दिन था जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी और मेरे शब्दों ने तुम्हारे दिल में ऐसे घाव छोड़े थे कि तुमने फिर मस्ती मजाक और नौटंकी करना ही बंद कर दिया। पर इस बार तुम जैसी हो वैसे ही हमेशा रहोगी। आज की और उसे दिन में फ़र्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार तुमने मुझे डराया था, पर आज तुमने अभियुक्त से रिलेटेड मेरे साथ मजाक किया था। फिर उसने सबकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए पहचान लिया गौरी क्योंकि तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम कितनी ज़्यादा शैतान हो, और तुम्हारी तस्वीर जानकी अम्मा ने मुझे दिखाई थी। फिर मुझे याद आया कि यह तो सिंघानिया मैंशन है, यहाँ के सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सिंघानिया मैंशन में किसी अजनबी को अंदर नहीं आने दिया जाता। अगर कोई अनजान हो तो सबसे पहले घर के किसी मेंबर को फ़ोन करके परमिशन लेकर अंदर आया जाता है। तो सिक्योरिटी ने तुम्हें ऐसे ही अंदर आने दिया। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, तुमने अपना चेहरा दुपट्टा से ढक लिया, आंखों पर गॉगल्स लगा लिए। पर एक बात है जो तुम भूल गए, जिससे मैं जल्दी से पहचान लिया और मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके, को ये तुम ही हो। गौरी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, ऐसा क्या भूल गई भाभी कि आपने मुझे जल्दी से पहचान गई? तुम्हारे हाथों में बंधा हुआ ये ब्रेसलेट के सिर्फ 2 पीस ही बनाए गए थे, पर दोनों पीस के डायमंड का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, और यह ब्रेसलेट के स्पेशली 2 पीस तुम्हारे भाई ने बनवाए थे, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। और इस ब्रेसलेट पर हम दोनों का नाम भी लिखा हुआ है। जब तुमने अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए अपना हाथ ऊपर किया था, तभी मैंने ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें झट से पहचान गई। आराध्या जानती थी यह ब्रेसलेट के अंदर एक डिवाइस भी लगा हुआ है जिससे अभियुक्त उन दोनों की लोकेशन पता कर सके। उसने हम दोनों की सेफ्टी के लिए ऐसा ब्रेसलेट बनवाया था जिससे अगर वह दोनों मुसीबत में हो तो वह वहां पर पहुंच सके। जब पिछले जन्म में राध्या को ये बात पता चली थी तब उसने अभियुक्त के साथ बहुत झगड़ा किया था कि उसने उस पर नज़र रखने के लिए ही ब्रेसलेट बनवाया है। फिर उसने ये ब्रेसलेट पहनना ही बंद कर दिया, जिससे वह फिर उसके बारे में पता ही नहीं लग सका जब वह उसे छोड़कर चली गई थी। वैसे तो वह अभियुक्त की दी हुई कोई भी चीज़ नहीं पहनती थी, पर यह ब्रेसलेट सिया ने उसे यह कहकर दिया था कि यह वह उसके लिए लाई है। तब उसे लगा था कि यह ब्रेसलेट ओरिजिनल नहीं है, पर जब बाद में उसे पता चला तब से उसने ये पहनना छोड़ दिया था। राध्या की बात सुनकर सबके मन के डाउट क्लियर हो गए कि कैसे राध्या ने गौरी को पहचान लिया था। राध्या की बात सुनकर गौरी राध्या के गले लग गई और कहा, पता है भाभी, मैं कब से आपसे और अपने भतीजे से मिलना चाहती थी, पर इन दोनों भाइयों ने मुझे इंडिया आने की परमिशन ही नहीं दी, इसलिए इस बार मैं बिना परमिशन के ही इंडिया आ गए। गौरी की बात सुनकर राध्या को फिर याद आया कि वह दोनों भाई की उसे इंडिया आने से क्यों रोक रहे हैं। ये याद करके वह फिर से टेंशन में आ गई और अपने मन में कहा, ये बात मैं कैसे भूल गई, गौरी अभी के लिए इंडिया में सेफ नहीं है, इसलिए उसके दोनों भाई उसे यहाँ पर आने से रोक रहे थे। और गौरी तो बहुत जिद्दी है, वह हर एक चीज़ मस्ती मजाक में लेती है, और अभी यह बात मैं सबको बता भी तो नहीं सकते कि गौरी के साथ आगे क्या होने वाला है। नहीं, जैसा पिछले जन्म में हुआ था इस बार मैं गौरी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। क्यों गौरी इंडिया में सेफ नहीं है? क्या हुआ था गौरी के साथ राध्या के पिछले जन्म में? राध्या ने फिर गौरी की तरफ देखा और कहा, तुम अपने भाई को बिना बताए आई हो और अब तक तो तुम्हारे भाई को भी यह बात पता चल चुकी होगी, वह घर पर आते ही होंगे, आप क्या करोगी आप? राध्या की बात सुनकर गौरी को याद आ गया। अब उसे टेंशन होने लगी कि वह अपने भाई को क्या कहेगी कि कैसे हो। उनके आदमियों को चकमा देकर अपने कॉलेज से डायरेक्ट एयरपोर्ट चली गई थी। अपनी एक दोस्त की मदद से उसने राध्या को देखा और कहा, हाँ भाभी, अब तक तो भाई को पता चल चुका होगा, वह बॉडीगार्ड से हमको इन्फॉर्म भी कर दिया होगा, प्लीज़ मुझे भाई से बचा लेना भाभी, प्लीज़ प्लीज़, ये कहकर उसने क्यूट सा चेहरा बना दिया। गौरी की बात सुनकर राध्या मुस्कुराने लगी। वह कुछ भी कहती उससे पहले ही उन लोगों को अभियुक्त की आवाज़ सुनाई दी। आप मुझसे बचने के लिए अपनी भाभी की मदद ले रही हो और अभी थोड़ी देर पहले अपनी भाभी के साथ ऐसा मजाक कर रही थी, वह भी मेरा नाम लेकर। इस बार तुमने बहुत गलत किया है गौरी, ऐसे तुम्हें बिना बताए इंडिया नहीं आना चाहिए था, वह भी बिना सिक्योरिटी के। तुम तो जानती हो ना कि मेरे कितने दुश्मन हैं, कितने रिबन से, और सब एक जैसे नहीं होते। कभी कभी वह मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरी फैमिली को भी टारगेट कर सकते हैं, इसलिए तो इतनी सिक्योरिटी रखता हूँ मैं तुम सब के पास। जब मुझे पता चला कि वहाँ से तुम गायब हो गई हो तो कितनी टेंशन में आ गया था मैं, यही सोचकर कि इंडिया पहुँचने तक अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती तो। अभियुक्त ने थोड़ा गुस्से से और फिक्र से कहा।
अव्युक्त की बात सुनकर सब लोगों ने उसकी तरफ देखा जो उन लोगों की तरफ ही आ रहा था जिसके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग समझ रहे थे कि अव्युक्त बिल्कुल सही कह रहा है, गौरी ने आज नादानी कर दी थी। गौरी ने अव्युक्त की तरफ देखकर अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहा, प्लीज़ भाई, आई एम सॉरी, पर मैं आप सब लोगों से मिलना चाहती थी। जब भी मैं आपसे और राघव भाई से इंडिया आने को कहती, आप दोनों हमेशा मुझे मना कर देते थे। कभी कोशिश करती तो आपकी सिक्योरिटी हमेशा बीच में आ जाती थी, जहां जाती हमेशा मुझे फॉलो करते थे। मैं जानती हूं आज मैंने गलत किया, पर भाई किसी को नहीं पता कि मैं आपकी बहन हूं, तो फिर मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता है। गौरी की बात सुनकर राघव और अव्युक्त ने मन में सोचा, तुम्हें खतरा मेरे दुश्मनों से नहीं है, तुम्हारे स्कूल टाइम में पागल था जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वह हादसा तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुम वह हादसा भूल चुकी हो उस एक्सीडेंट में। पर अब वह जेल से छूट चुका है। मुझे लगा था कि वह सुधर जाएगा, छोटी सी उम्र में उसने नादानी की थी, पर क्या जाने के बाद और गलत संगत में पड़ गया और वह पूरी 1.5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है। उसे नहीं पता कि तुम मेरी बहन हो। मैं चाहूँ तो उसे रोक सकता हूँ, पर वह अपने सारे गुनाह किसी बेगुनाह की आड़ में कर, और मेरे पास उससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं है जिससे मैं उसे वापस से जेल पहुँचा सकूँ। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम फिर से अपने नादानी और तुम्हारा नेचर के हिसाब से घर में नहीं बैठने वाली। अगर उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो वह फिर से तुम्हारे पीछे हो जाएगा, और इस बार तो वह बहुत खतरनाक हो चुका है। राध्या ने अभी उसका चेहरा देखा और मन में सोचा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, पर इस बार मैं गौरी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी जैसा पिछली बार हुआ था। फिर उसने आज की डेट याद आए, फिर उसने मन में आगे कहा, इन सब चक्कर में तो भूल ही गई कि कल क्या है। मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा और करना होगा। शिवांश, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गौरी पर था, अव्युक्त के आने के बाद उसका ध्यान वहां पर बातों पर गया। उसने फिर अव्युक्त उसका चेहरा देखा और मन में कहा, कोई तो बड़ी बात है जिससे अव्युक्त इतनी टेंशन में है, और वह जरूर गौरी से रिलेटेड है। उसके चेहरे पर गौरी के आने की खुशी से ज्यादा चिंता दिख रही है। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ इन 2 साल में, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था, पर बाकी सब तो खुश लग रहे हैं, सिर्फ राघव और अव्युक्त ही टेंशन में लग रहे हैं। पृथ्वी भी कब से अव्युक्त का चेहरा देख रहा था। उसने भी मन में सोचा, कोई तो बड़ी बात है जो मिस्टर सिंघानिया और राघव बाकी सबसे छुपा रहे, जो उनकी बहन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से वह अपनी बहन को यहाँ पर नहीं आने देना चाहते थे। गौरी की बात सुनकर राध्या ने बात को डालने के लिए कहा, क्या आप भी आपकी बहन इतने दिनों बाद आई है? सॉरी, दोनों नहीं, हमारी शादी हुई तब से तो यह आई नहीं है, यानी कि 4 साल तो हो ही चुके हैं उसे यहाँ आए, और आप एक ही उससे नाराज हुए जा रहे हो और डांट रहे हैं। चलो जाने दो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि वह सही सलामत हमारे पास आ चुकी है। अब क्या अपनी नाराजगी में अपनी बहन से भी नहीं मिलोगे? वह भी अभी किसी से नहीं मिली सिवाय मुझसे। राध्या की बात सुनकर अव्युक्त ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और गौरी की तरफ देखकर कहा, इस बार तो मैं तुझे माफ कर रहा हूं, पर आइंदा से यह गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझी? गौरी जल्दी से जाकर अपने भाई के गले लग गए और आंखों में नमी के साथ कहा, आई एम सॉरी भाई, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर मैं आप सबसे कब से मिलना चाहती थी। मुझे आप सबकी बहुत याद आती थी, पर मैं इंडिया ही नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं अब आप सबको छोड़कर कहीं जाऊंगी नहीं। वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन वहां पर खत्म हो चुका है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई यहीं रहकर करूंगी। गौरी की बात सुनकर राघव कुछ कहने वाला था, पर अव्युक्त ने उसे आंखों से इशारा कर मना कर दिया। अभी ही तो उसकी बहन यहाँ पर वापस आई थी, वह भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। आखिर उसने सच ही तो कहा था कि वह और राघव उसे यहाँ पर आने से रोक रहे थे। पूरी 4 साल से वह अपने परिवार से नहीं मिली, इसलिए उसने ऐसा किया। अभी के लिए वो उसके आने की खुशी मनाना चाहता था, उसे यह न लगे कि उसके दोनों भाई उसके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। थोड़ी देर तक वह दोनों ऐसे ही गले लगे रहे, इसलिए राघव ने गौरी की तरफ देखा और कहा, क्या सिर्फ भाई के गले लग के रहना है कि हम सबसे भी मिलना है? राघव की बात सुनकर गौरी अव्युक्त से अलग हुई और कहा, हाँ हाँ मिलूंगी आपसे भी, पर आखिर में पहले तो मैं सबसे पहले अपने भतीजे से मिलूंगी। यह कहकर वह आराध्य की तरफ चली गई जो अपने जानकी अम्मा की गोद में बैठा था। भाई बहन का रिश्ता। थोड़ी देर तक वह दोनों ऐसे ही गले लगे रहे, इसलिए राघव ने गौरी की तरफ देखा और कहा, क्या सिर्फ भाई के गले लग के रहना है कि हम सबसे भी मिलना है? राघव की बात सुनकर गौरी अव्युक्त से अलग हुई और कहा, हाँ हाँ मिलूंगी आपसे भी, पर आखिर में पहले तो मैं सबसे पहले अपने भतीजे से मिलूंगी। यह कहकर वह आराध्य की तरफ चली गई जो अपने जानकी अम्मा की गोद में बैठा था। आराध्य के सामने जाकर गौरी घुटनों की बल बैठ गए और आराध्य की तरफ देखकर कहा, मेरे छोटे से राजकुमार, क्या आप मुझे पहचानते हैं कि मैं आपकी कौन हूँ? गौरी की बात सुनकर आराध्य ने अपनी प्यारी और मीठी सी आवाज में कहा, हाँ आलू जानता है, आप आलू की बुआ हो। मम्मा और डेडा दोनों ने आलू को आपते बाले में बताया था, और आलू ने आपती तलछविल भी देती थी।
आराध्य की इतनी प्यारी और मीठी सी आवाज़ सुनकर गौरी को उसे पर बहुत प्यार आया। उसने खड़े होकर आराध्य को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसका गाल चूमते हुए कहा, हाँ मैं आपकी बुआ हूँ, आपके पापा की छोटी बहन, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी पर मैं आपसे मिलने आई नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ आपके पापा और चाचू की वजह से। बार बार यह सुनकर कि गौरी इंडिया उन दोनों भाई की वजह से नहीं आ पाए, राघव को चिढ़ होने लगी। वह गौरी के पास गया और उसके सिर पर टिपली मारते हुए कहा, क्या बार बार सबको यही बात कह रही है कि तुम हमारी वजह से नहीं आ पाए? हाँ तो गई ना, उसे बात को छोड़ो। राघव की कुछ भी कहता है उससे पहले उसे आराध्य की बात सुनाई दी, जो राघव की तरफ देखकर कह रहा था कि चाचू आप बुआ को क्यों मार रहे हो। आराध्य की बात सुनकर राध्या ने कहा, नहीं आरू बेबी, आपके चाचू आपकी बुआ को मार नहीं रहे, वह दोनों भाई बहन हैं और भाई बहन में तो ऐसा चलता है, वह दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं और कभी कभी झगड़ा भी करते हैं, ऐसा ही तो रिश्ता होता है भाई बहन के बीच। अपनी मम्मी की बात सुनकर आराध्य ने फिर से कहा, पर ये तो गलत बात है ना, त्यों परेशान करते भाई अपनी बहन को। आलू तो बिल्कुल परेशान नहीं तलेगा अपनी बहन को, वो तो बहुत ध्यान रखेगा अपनी सिस्टर का। आराध्य की यह बात सुनकर राध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अवयुक्त भी राध्या को देखने लगा और बाकी सब पर उन दोनों की तरफ देखने लगे। राध्या ने गौरी की तरफ देखा और कहा, तुम बाकी सब से मिलो, गौरी डिनर का टाइम होने को है, मैं उसकी तैयारी करवाती हूँ और फिर तुम फ्रेश होकर फिर डिनर के लिए आ जाना। अवयुक्त ने भी बाकी सब की तरफ देखा और कहा, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वह भी जल्दी से चला गया। इन दोनों को ऐसे जाने पर सब लोग समझ रहे थे कि आराध्य के ऐसे कहने पर वह दोनों को शर्मा रही होगी और ऑकवर्ड भी फील हो रहा होगा। गौरी ने फिर राघव की तरफ देखा और कहा, भाई बाकी सब से तो मुझे मिलवाओ, ये सब लोग मेरी ऐसी एंट्री देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं सबसे ज्यादा शैतान हूँ और आप दोनों की बहन, फिर मैं तो किसी को नहीं जानती ना, आप मिलवाओ ना। तू चिंता मत कर छोटी चूहिया, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, ये भी हमारा परिवार है। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा। आराध्य ने अपनी बुआ की तरफ देखा और कहा, बुआ आपका नाम छोटी चूहिया भी है, ये कितना फनी नाम है, कहकर वह हंसने लगा। बाकी सबके चेहरे पर भी छोटी सी हंसी आ गई। ये देखकर गौरी चीड़ गई और चिदान के साथ उसने राघव की तरफ देखा और कहा, क्या भाई खबरदार, जो मुझे छोटी चूहिया फिर से कहा था, मैं अवयुक्त भाई से आपकी शिकायत कर दूंगी। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें छोटी चूहिया कहता हूँ, जब देखो तब मेरी शिकायत भाई से करते रहते हैं, कोई और नहीं मिलता तुझे शिकायत करने के लिए। ओ मैं तो भूल ही गया, भाई के अलावा तो कोई तेरी साइड लेगा ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि तू कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, सिर्फ भाई तेरा चेहरा देखकर पिघल जाते हैं। शिवांश जब से आया था तब से उसकी नज़रें से गौरी पर ठहरी हुई थी। उसने गौरी की तरफ देखा, फिर मन में कहा, यह क्या हो रहा है, मेरी नज़रें बार बार सिर्फ गौरी के चेहरे पर ही क्यों ठहर रही है और उसे देखते हैं मेरी धड़कन इतनी क्यों बढ़ रही है, क्या हो रहा है मुझे? मैंने कई लड़कियों के साथ काम किया है, कभी ऐसा महसूस नहीं हूँ, कैसा एहसास है ये? सब देखो तब मुझे चिढ़ाते रहते, भाई आपका और कोई काम नहीं है लगता है, भाई से कहकर आपको काम दिलवाने पड़ेगा ज़्यादा। गौरी ने कहा, ना बाबा ना, भाई से शिकायत मत करना, गलती तुम्हारी होगी तो भी वह मुझे ही सुनाएंगे, आखिर लाडली जो ठहरी उनकी। पर क्या करूं, तुम्हें चिढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए तो तुम्हें चिढ़ाता हूं, कहकर वो मुस्कुराने लगा। गौरी अपना पर पटकते हुए अपने मम्मी पापा की तरफ चली गई और सबसे पहले अपने पापा के गले लग गई और कहा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया पापा, सिर्फ आप और अवयुक्त भाई हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, बाकी सब तो जब देखो तब मुझे चिढ़ाते रहते हैं और डांटते रहते हैं। रामू काका उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे, वह समझ रहे थे कि वह जानबूझकर यह बात कह रही है। गौरी की बात सुनकर जानकी अम्मा ने उसका कान पकड़ लिया और कहा, जो ये तुम मुझे और राघव को सुना रही हो ना, हम दोनों अच्छे से समझ रहे हैं, यहाँ पर खड़े सब लोग जानते कि तू कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, खबरदार जो अब कोई ड्रामा किया तो। देखा पापा माँ भी मुझे आते ही सुनाने लग गई, कहकर उसने मुंह फुला लिया। ये देखकर रामू काका ने कहा, क्या जानकी तुम भी अभी छोटी बच्ची है, अभी मस्ती मजाक नहीं करेगी तो कब करेगी? आपको और अवयुक्त बाबा को तो ये बड़ी लगती ही नहीं, अब कितनी बड़ी होगी, शादी की तो उम्र होने को आए और अभी भी आपको बच्ची लगती है। जानकी अम्मा ने कहा, देखो माँ अभी मैं छोटी ही अच्छी हूँ और मेरी उम्र सिर्फ 21 ईयर्स है, मैं कोई इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, इसलिए शादी की बात मत करो। मेरे आते ही शादी की बात शुरू कर दी, यह नहीं कि बेटी इतने दिनों बाद कर आई है तो उसे गले लगाओ, थोड़ा प्यार करो, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, विदेश में तो कहाँ माँ के हाथ का खाना मिलता है, पर नहीं तुम तो मेरे आते ही डांटना शुरू कर देती हो, गौरी ने नाराज होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जानकी अम्मा उसके पास गई और उसे गले लगा लिया और कहा,
जानती हूँ बेटा, पर तुम्हारे ऐसे मस्ती मजाक की वजह से कभी कभी किसी को बुरा भी लग सकता है। कहीं इसी नादानी की वजह से तुम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाओ, यही चिंता लगी रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें टोकती रहती हूँ। फिर तुम कैसे यह बात समझोगे? जब शादी करके माँ बनोगी ना तब समझोगे। अपनी माँ की बात सुनकर राघव ने कहा, क्या माँ, अभी तो उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है, अभी तो उसे आगे की पढ़ाई करनी है, अपना करियर स्टार्ट करना है, अपना नाम बनाना है, फिर उसकी शादी करेंगे हम दोनों भाई। राघव की बात सुनकर पृथ्वी ने मन में कहा, आखिर कैसा क्या हो गया कि राध्या ने छोटी सी उम्र में शादी कर ली? क्या उसे अपना करियर नहीं बनाना था? क्या उसका कोई सपना नहीं था? फिर राघव ने गौरी को शाह परिवार से मिलाया और रघुवीर सिंह और शांति मासी माँ से भी। गौरी को इन सब से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन सबको भी गौरी से मिलकर बहुत खुशी हुई। गौरी ऐसे ही थी, सब में जल्दी से घुल मिल जाती थी। अभियुक्त से छुपा के प्लानिंग। राघव की बात सुनकर पृथ्वी ने मन में कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि राध्या ने छोटी सी उम्र में शादी कर ली? क्या उसे अपना करियर नहीं बनाना था? क्या उसका कोई सपना नहीं था? फिर राघव ने गौरी को शाह परिवार से मिलाया और रघुवीर सिंह और शांति मासी माँ से भी। गौरी को इन सब से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन सबको भी गौरी से मिलकर बहुत खुशी हुई। गौरी ऐसे ही थी, सब में जल्दी से घुल मिल जाती थी। राध्या डिनर की पूरी तैयारी करके वापस से सबके पास आ गए और कहा, मैंने डिनर लगवा दिया है, चले सब लोग डिनर कर लेते हैं, तब तक अभियुक्त भी आ जाएंगे। हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी है, क्या आप लोगों को याद है कि कल क्या है? जानकी अम्मा ने कहा, क्या कल कुछ खास है बेटियां? वह मुझे तो याद नहीं है कि कल क्या, वैसे भी मुझे ये सब याद नहीं रहता। रामू काका ने कहा, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा कि कल क्या है। शाह परिवार को तो वैसे भी कल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए भी वह भी सबको देख रहे थे कि आखिर कल क्या है। तभी राघव, शिवांश और गौरी ने कहा, क्या आप लोग कल का दिन आप सबको याद नहीं है कि कल कितना इम्पोर्टेंट दिन है? जानते हो ना आप लोग कल कौन सी डेट है? कि तभी आराध्य ने कहा, मुझे याद है मम्मा, तल तया है। अच्छा, तो आपको याद है कि कल क्या है, तो बताओ कि कल क्या है? राध्या ने आराध्य की तरफ देखकर पूछा। तल डेडा का बर्थडे है, आराध्य ने कहा। राघव ने कहा, बिल्कुल सही जवाब, कल भाई का बर्थडे है। क्या माँ पापा आप दोनों भाई का बर्थडे भूल गए? ऐसा नहीं है राघव कि हमें उसका जन्मदिन याद नहीं है, पर तुम जानते हो कि वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, हम सब लोग सिर्फ उसे विश कर देते हैं, रामू काका ने कहा। जानकी अम्मा ने कहा, हाँ मैं जानती तुम सब सेलिब्रेट करना चाहते हो, पर वह अपना बर्थडे बचपन से सेलिब्रेट नहीं करता। जब वह बाबा छोटे थे और जब बड़े साहब और बड़ी मेम साहब जिंदा थे तब वह अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे, और तब तो तुम भी राध्या बिटिया उनके पास थी। पर जब बाबा भारत छोड़कर विदेश में चले गए तब से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया। रघुवीर सिंह ने कहा, तो क्या हो गया? अगर पहले वह अपना जन्मदिन नहीं मानता था तो इस बार तो हमारा पूरा परिवार साथ में, इस बार तो उसे अपना जन्मदिन मनाना ही पड़ेगा। राध्या ने कहा, हाँ अम्मा और काका, इस बार वह अपना जन्मदिन मनाएंगे और मेरे पास एक प्लान भी है, पर अभी इस प्लान के बारे में अभी को कोई कुछ नहीं बताया, आप सब लोग वादा कीजिए। सब लोगों ने एक साथ कहा, ठीक है, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। सब लोगों की हाँ कहते हैं। राध्या ने अपना प्लान सबको बता दिया और सबको वो पसंद भी आया। फिर उसने राघव, शिवांश और गौरी से कहा, डिनर के बाद तुम तीनों लोग मुझसे आकर मिलना, मुझे तुम तीनों से एक काम है। फिर उसने पृथ्वी, दादू और बड़े पापा से कहा, आप लोगों को आज कैसे भी करके अभियुक्त को डिनर के बाद बिजी रखना है, ठीक है? राध्या ने कल के लिए सबको सबका काम भी अच्छे से समझा दिया। आगरा, उत्तर प्रदेश। उस लड़की ने भी अपना सारा काम जल्दी से पूरा कर दिया और डिनर करके अपने रूम में आ गई और अपनी मामी और बहन के सोने का वेट करने लगी। उसे पता था वो लोग जल्दी ही सो जाते थे और वैसे भी कल सुबह से ही उसके शादी की रस्म शुरू हो जाएगी, इसलिए वो लोग और कुछ मेहमान जो उसकी मामी के ही रिलेटिव्स थे वो भी जल्दी ही सो जाएंगे। उस लड़की ने अपने मन में कहा, उसने मुझे कभी भी कोई भी काम के लिए मेरी हेल्प करने को कहा तो था, पर क्या वो मुझे कुछ दिन अपने पास रहने देगी? उसके परिवार वाले भागी हुई लड़की को उसकी मदद करने देंगे? यही सवाल उसके मन में चल रहे थे। फिर उसने खुद को समझाया और कहा, है माता रानी, मुझे हिम्मत देना और मेरी मदद करना। ये कहकर वह भी थोड़ी देर के लिए सो गए। आगे का मत रीड करना रिपीट है। आगरा, उत्तर प्रदेश। उस लड़की ने भी अपना सारा काम जल्दी से पूरा कर दिया और डिनर करके अपने रूम में आ गई और अपनी मामी और बहन के सोने का वेट करने लगी। उसे पता था वो लोग जल्दी ही सो जाते थे और वैसे भी कल सुबह से ही उसके शादी की रस्म शुरू हो जाएगी, इसलिए वो लोग और कुछ मेहमान जो उसकी मामी के ही रिलेटिव्स थे वो भी जल्दी ही सो जाएंगे। उस लड़की ने भी अपना सारा काम जल्दी से पूरा कर दिया और डिनर करके अपने रूम में आ गई और अपनी मामी और बहन के सोने का वेट करने लगी। उसे पता था वो लोग जल्दी ही सो जाते थे
उस लड़की ने अपने मन में कहा, उसने मुझे कभी भी कोई भी काम के लिए मेरी हेल्प करने को कहा तो था, पर क्या वो मुझे कुछ दिन अपने पास रहने देगी? उसके परिवार वाले भागी हुई लड़की को उसकी मदद करने देंगे? ये ही सवाल उसके मन में चल रहे थे। एक बेटी की तमन्ना मन में जागी है। अभियुक्त फ्रेश होकर वॉशरूम में से बाहर निकाला था कि तभी उसकी नज़र उनकी फैमिली फोटो पर गई। ये फोटो आराध्या के जन्म पर अभियुक्त ने राध्या के सोते हुए ली थी। ऐसे कई तस्वीरें अभियुक्त के रूम में थी। राध्या तो कभी इस रूम में आई नहीं, इसलिए उसे इन तस्वीरों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अभियुक्त ने उस तस्वीर की तरफ देखा और कहा, आज आराध्या की उस बात ने मेरे मन में भी एक ख्वाहिश जगाई है हमारी बेटी की। जब मुझे पता चला था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, उस 9 महीने मैंने यही आशा रखी थी कि मुझे एक बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हारी परछाई। जिससे जी बचपन की पल मैं तुम्हारे साथ नहीं बिता पाया, वह पल मैं हमारी बेटी के साथ बिता सकूं। पर आराध्या की जन्म पर भी मैं बहुत खुश था। आखिर वह हमारी पहली संतान है जिसने मुझे जिंदगी की जीने की उम्मीद थी, इतना काबिल बनने का जज्बा दिया। आराध्या का रूम तो मैंने बाद में बनवाया उसके जन्म के बाद, पर हमारी बेटी का रूम तो मैं कब का बना चुका था, इस बड़ी ही उम्मीद में कि हमारी पहली बेटी होगी। आज फिर एक बेटी की तमन्ना मन में जागी है। अब तो हमारा रिश्ता भी पहले से अच्छा हो चुका है, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगी? पर मैं कभी तुम्हें इस बारे में फोर्स नहीं करूंगा। अभी तो तुम्हें अपना करियर बनाना है, खुद का नाम कमाना है, तुम्हारा हर एक सपना पूरा करना है। जब तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगी, उस वक्त ही हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें हमारा दूसरा बच्चा चाहिए या नहीं, उसका फैसला भी तुम ही करोगी। ये सोचकर वह रेडी होकर नीचे डिनर करने के लिए चला गया, क्योंकि वह जानता था सब लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। अभियुक्त के नीचे आते ही सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए और डिनर खत्म होने के बाद राध्या, गौरी और अम्मा किचन का काम खत्म करने में सर्वेंट की हेल्प करने लगी, क्योंकि आज डिनर खत्म होने में थोड़ी देरी हो चुकी थी। डिनर के बाद थोड़ा वॉक करने बाद सब लोग लिविंग रूम में आकर बैठकर बातें करने लगे। राध्या के प्लान के मुताबिक रघुवीर सिंह जी अभियुक्त को इम्पोर्टेंट काम है करके स्टोरी रूम में लेकर चले गए। उनके साथ नारायण शाह और पृथ्वी भी गए, जिससे वो सब ज्यादा से ज्यादा टाइम अभियुक्त को वहां पर रोक सके। उन लोगों की जाते ही शिवांश, गौरी और राघव राध्या के पास चले गए। राध्या को एक काम के लिए उन तीनों की हेल्प चाहिए थी। राध्या ने अपना वह प्लान उन तीनों को समझा दिया और वह तीनों राध्या के प्लान के अनुसार काम करने लगे। राध्या आराध्या को लेकर उसे सुलाने चली गई। वह अब से राध्या के पास ही सोता था, पर आज वह अपनी गौरी बुआ के साथ सोने वाला था, इसलिए राध्या उसे गौरी के रूम में लेकर चली गई। 2-3 घंटे यूं ही बीत गए। शिवांश, राघव और गौरी ने अपना काम पूरा कर दिया था, पर राध्या का काम थोड़ा सा बाकी था। जब वह तीनों अपना काम पूरा करके लिविंग रूम में आए, तब राध्या ने कहा, कुछ भी करके 12 बजे से पहले अभियुक्त रूम में नहीं आने चाहिए। 3 घंटे से वह लोग स्टडी रूम में ही है। भाई को भी आराम की जरूरत है, इसलिए तुम एक काम करो राघव, भाई को उनके रूम में ले जाकर दवाइयाँ दे देना और आराम करने को कह दो। फिर राध्या ने शिवांश की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी ड्यूटी है शिवांश, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को 12 बजे तक रोक कर रखो चाहे कैसे भी, और हाँ, उनको कह देना कि आराध्य गौरी के पास सो रहा है। फिर उसने गौरी की तरफ देखा और कहा, गौरी अब तुम भी रूम में चली जाओ। वैसे आराध्य रात में नहीं उठाता, पर वह भी अकेला है, अगर बाई चांस वो जग गया तो डर जाएगा। फिर उसने कहा, बस जैसे मैंने प्लान किया है सब कुछ वैसा ही हो। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, डोंट वरी भाभी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। शिवांश ने कहा, हाँ राध्या, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा, और मैं उसे 12 बजे तक कैसे भी करके रोक के रखूंगा। वैसे भी जो बात करने में आया था वह बात तो मेरी उससे हुई नहीं, वह भी कर लूंगा। गौरी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, गुड नाइट सबको। ये कहकर वह चली गई और शिवांश और राघव भी वहां से चले गए और राध्या भी अपना बचा हुआ काम करने चली गई। आगरा, उत्तर प्रदेश। वो लड़की अभी अपने रूम में सो रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसके मामा अंदर आए। उसने जब उन्होंने लड़की को सोते हुए देखा तो उसके पास जाकर उन्होंने मन में कहा, तुमको खुद से कभी दूर नहीं करना चाहता था, पर मेरी अपनी पत्नी और बेटी की वजह से मैं तुम्हें दूर कर रहा हूँ। तेरे लिए बहुत सपने देखे थे, मैं तेरी शादी अच्छे से घर में कराऊंगा, एक ऐसा जीवन साथी तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा जो तुम्हें खुशियां दे। तभी उनको समय का ध्यान आया। उन्होंने उस लड़की को उठाते हुए कहा, उठो बेटा, आधी रात होने को आगे, सब लोग सो गए हैं, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। अपने मामा जी की आवाज़ सुनकर वह लड़की जल्दी से उठकर कहा, 2 मिनट मामा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। उसके मामा ने कहा, ठीक है बेटा, तुमने सारी पैकिंग कर ली है, नहा पर थोड़ा जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर मत करना, तुम मुझसे बात हो जाएगी। तुम्हारा सामान कहाँ है, मैं निकाल देता हूँ। उस लड़की ने अपने मामा जी की तरफ देखा और कहा, हाँ मामा, मैंने सारी जरूरी डॉक्यूमेंट और 1-2 जोड़ कपड़े भी ले लिए हैं और कुछ जरूरी सामान भी वह बेड के नीचे मैंने छुपाया है।
ये कहकर वह लड़की वॉशरूम में चली गई और उसके मामा ने उसका सामान निकाल लिया। उस लड़की ने अपने मामा जी की तरफ देखा और कहा, हाँ मामा, मैंने सारी जरूरी डॉक्यूमेंट और एक दो जोड़ कपड़े भी ले लिए हैं और कुछ जरूरी सामान भी वह बेड के नीचे मैंने छुपाया है। ये कहकर वह लड़की वॉशरूम में चली गई और उसके मामा ने उसका सामान निकाल लिया। थोड़ी देर बाद जो वह लड़की वॉशरूम से बाहर आए तब वह और उसके मामा छुपते हुई छत पर चले गए। वहां से वह अपने पड़ोस की छत पर चले गए। ऐसे 2-3 घर पार करने के बाद उनके दोस्त के घर से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर चले गए। 1 घंटे बाद वह लोग एयरपोर्ट पर थे। उसे लड़की के मामा ने उसे लड़की को उसका बैग थमा दिया और कुछ पैसे देते हुए कहा, बेटा कुछ महीनों तक मुझे फ़ोन मत करना, ये कुछ पैसे जो तुम अपने पास रख लो तुम्हारे काम आएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुमने वह जगह सोच ली होगी जहां पर तुम जाना चाहती हूं। मैं तुम्हारी फ़्लाइट दिल्ली तक की कराई है, वहां से तुम जहां पर जाना चाहती हो वहां पर चली जाना और अपना ध्यान रखना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी ही पत्नी और बेटी के कारण तुम्हें क्या कुछ सहन नहीं करना पड़ा। उस लड़की ने अपने मामा की तरफ देखा और कहा, आप ऐसा मत कहो मामा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अपना हर एक फ़र्ज बहुत अच्छे और ईमानदारी से निभाए। मेरी माँ और पापा की जाने के बाद आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और आज मेरे भविष्य के लिए आप खुद अपनी बदनामी करवाना चाहते हो, इसलिए तो मुझे शादी से भगा रहे हो। आपकी ज़िंदगी से जाते जाते मैं आपको सबके ताने और बदनामी देकर जा रही हूँ और यह भी जानती हूँ मामी जी बहुत गुस्सा करेंगे आप पर, काफ़ी कुछ भरा भूरा भी सुनाएगी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मामी के अंदर तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए इतनी नफरत भरी हुई है और वही नफरत उसने अपनी बेटी के अंदर भी दी है कि सही और गलत की पहचान ही भूल गई है। पर भगवान हर एक को उसके कर्म का फल देता है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम्हारी मामी से तो मैं अब अच्छा है कि उम्मीद ही छोड़ दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी बहन सही रास्ते पर आ जाए और वक्त रहते ही संभल जाए। जाओ बेटा, तुम्हारे फ्लाइट का समय होने को आए हैं, अंदर जाकर तुम्हें कुछ फॉर्मेलिटी भी करनी होगी। ये कहकर उस लड़की के मामा जी ने उसे गले लगाया। वह अपने पिता समान मामा के गले लगते ही रोने लगे। आंखें नम तो उसके मामा जी की भी हो गए थे। थोड़ी देर बाद वह लड़की अपना सामान लेकर अंदर चली गई और उसके मामा भी थोड़ी देर बाद वहां से रेलवे स्टेशन चले गए जहां से वह आए थे वहीं वापस जाना था हमको, और जब उनके लौटने का समय होगा तभी वह वापस यहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे क्योंकि पत्नी और बेटी को उनके यहाँ आने का शक हो। मुंबई शहर में बीच के पास ही एक बड़ा और खूबसूरत सा बांग्ला था जिस पर ठाकुर निवास लिखा हुआ था। ठाकुर निवास की 2nd फ्लोर पर एक रूम में एक लड़का बेड के ठीक सामने खड़ा हुआ था और बेड के ऊपर की दीवार पर लगी हुई तस्वीर को देखे जा रहा था। उसे तस्वीर को देते हुए उसने कहा, 12 बजे बजने में से कुछ ही समय बाकी है भाई, आज आपका जन्मदिन शुरू हो रहा है। हमेशा सोचता हूँ कि आपके सामने आपको गले लगाओ, आपको जन्मदिन की मुबारक दो, पर यही सोचकर रुक जाता हूँ कि मेरी ही जिद की वजह से आज आपकी मम्मी पापा आपके साथ नहीं। अगर उस दिन मैंने वह जिद नहीं की होती तो आपको बचपन में वह तकलीफ नहीं सहन नहीं करनी पड़ती। ये सोचकर हिम्मत ही नहीं होती कि आपके पास लौट आओ। मैं जानता हूँ आप मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर मैंने अपनी पहचानी एक अलग बना ली है कि आप मुझे ढूंढ ही ना पाओ। लेकिन आपकी जिंदगी के बारे में हर एक पल की खबर रखता हूँ मैं, जो दुनिया नहीं जानती वह भी जानता हूँ। क्या आपने शादी कर ली है और आपका एक बेटा भी है? मेरा भतीजा, बहुत मन करता है उससे मिलने का, उसके साथ खेलने का, उसे गले लगाने का। बस कभी खबर दूर से उसे देखने का मौका मिल जाता है जब वह अपने नर्सरी के लिए जाता है, मैं वहीं पर देखता हूँ। कभी कभी आपको भी देखता हूँ और मैं खुद से वादा भी किया है कि आपकी, भाभी, माँ की और अपने प्यार से भतीजे की हमेशा रक्षा करूंगा। उन पर कोई भी मुसीबत है उससे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। आप लोगों पर पूरी नज़र रखने वाले को सबसे पहले मिस्टर ठाकुर से गुजरना होगा। सिंघानिया मैंशन, स्टडी रूम। सब ने बहुत मुश्किल से अभियुक्त को वहां पर रोक के रखा था। 12 बजे बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे और अभियुक्त अब स्टडी रूम से बाहर जाना चाहता था। वह वहां से बाहर जाता उससे पहले ही राघव और शिवांश अंदर आए। राघव ने सबकी तरफ देखा और कहा, आप बहुत हो गई आप सबकी मीटिंग और बातें। दादाजी अंकल, इतनी देर तक जागना आप लोगों के लिए सही नहीं है। चलिए अब अपने अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। और मिस्टर शाह, चलिए मैं आपको आपके रूम में ले जाता हूं, आपको मेडिसिन लेकर अब सो जाना चाहिए। ये कहकर वह सबको लेकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। अभियुक्त भी जाने वाला था कि शिवांश ने उसे वहां पर रोक लिया और कहा, तेरे पास तो अपने यार के लिए ही समय ही नहीं है आने की बात। मुझे देखकर यह भी नहीं पूछा कि मैं कौन से जरूरी काम के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर मुझे देखकर तूने एक बार में मुझे गले नहीं लगाया। मुझे आज ना तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने आया था, अब तो मैं वह खुशखबरी तुम्हें दूंगा ही नहीं। ये कहकर वह अभियुक्त से नाराज होने का नाटक करने लगा। कौन है मिस्टर ठाकुर? क्या शिवांश अभियुक्त को कुछ और देर के लिए रोक पाएगा?
हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड। थोड़ी देर यूं ही शिवांश ने अव्युक्त को अपनी बातों में फंसा कर रखा। थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग भी की पर अव्युक्त ने उसे मना भी लिया। जब शिवांश ने देखा कि 12 बजे बजने में से 5 मिनट बाकी है तो उसने अव्युक्त से कहा, बात तो बहुत इंपॉर्टेंट करनी थी तुमसे पर अब नींद आ रही है इसलिए कल सुबह बात करेंगे। ये कहकर वह अव्युक्त का जवाब सुने बिना जल्दी से स्टडी रूम से बाहर चला गया। शिवांश के वहां से जाते ही अव्युक्त ने अपने मन में कहा, पता नहीं कभी कभी यह ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों करता है, क्या हो गया आज सबको। आज तो सभी अजीब सा बात कर रहे थे। दादाजी ने भी काफी देर तक अपनी बातों में लगा के रखा, नहीं तो वह तो जल्दी से सो जाते थे। मिस्टर नारायण शाह और पृथ्वी शाह भी अजीब सा बिहेव कर रहे थे। पता नहीं दिन के बाद क्या हो गया है सबको। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा, ये क्या 12 बजे बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी है। राध्या और आराध्य भी सो गए होंगे, मैं भी सोने जाता हूँ। जब वो स्टडी रूम से बाहर आया तो राघव भी वही आता हुआ देखा। अव्युक्त ने राघव से कहा, अभी तक तुम सोए नहीं राघव और स्टडी रूम की तरफ क्यों आ रहे हो, क्या कोई काम पेंडिंग बचा है तुम्हारा? नहीं भाई मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं है। वह भाभी ने अपने रूम में जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि आज आराध्य गौरी के साथ सोने वाला है, इसलिए आप जब रूम जाओ और आराध्य को ना देखो तो चिंता मत करना, सिर्फ यही बताना था। चलो भाई अब मैं जाता हूँ, गुड नाइट, राघव ने कहा। गुड नाइट राघव, अव्युक्त ने कहा। फिर दोनों अपने रूम की तरफ चले गए। अव्युक्त जब राध्या के रूम में आया तब उसने रूम को खाली देखा। तब उसने खुद से कहा, आराध्य तो गौरी के साथ सो रहा है पर राध्या कहाँ चली गई। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। उसने उसको खोला तो उसमें एक ब्लैक कलर की शर्ट थी और साथ में एक लेटर भी जिसमें लिखा था, माय डियर हस्बैंड, ये शर्ट मैं आपके लिए लाई थी, सोचा था किसी खास दिन पर दूंगी, इसलिए जल्दी से वो शर्ट पहनकर टेरेस पर आ जाना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर उसने आखिर में अपनी लिपस्टिक का निशान किया हुआ था, फिर लिखा था, आपकी जान राध्या। वो लेटर पढ़कर अव्युक्त ने जल्दी से वो ब्लैक शर्ट पहन ली और नीचे एक नेवी ब्लू कलर का जीन्स जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसका एक 3 साल का बेटा भी है। वो एकदम चॉकलेट बॉय लग रहा था। फिर उसने सोचा क्या आज कोई खास दिन था पर मुझे तो याद नहीं है। अव्युक्त अपना बर्थडे भूल ही जाता था क्योंकि उसने अपना बर्थडे मनाना छोड़ दिया था। जब वह सुबह उठकर नीचे जाता था तब जानकी अम्मा, राघव, आराध्य या फिर रामू काका में से कोई उसे विश करता था, तभी उसे याद आता था। फिर उसे याद आया कि राध्या टेरेस पर उसका इंतजार कर रही है, इसलिए वह जल्दी से रूम से निकलकर टेरेस पर चला आया। वहां पर अंधेरा ही था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने राध्या को आवाज लगाई और कहा, राध्या राध्या कहाँ हो तुम जान? अव्युक्त ने ये कहा ही था कि वहां पर लाइट्स ऑन हो गई। जब अव्युक्त सामने देखा तो पूरे टेरेस को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। ये देखकर वो राध्या को आसपास ढूंढने लगा और कहा, कहाँ हो तुम राध्या, मेरे पास आओ जान। कि तभी उसे टेरेस का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो उस तरफ पलटने ही वाला था कि राध्या ने उसे पीछे से गले लगा लिया और कहा, कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? अव्युक्त राध्या का हाथ पकड़ा और उसे आगे लाते हुए कहा, बहुत ही अच्छा, पर आज कुछ खास है क्या जान? ये कहते हुए जब उसने राध्या को देखा तो देखता ही रह गया, आखिर वो इतनी खूबसूरत और प्यारी जो लग रही थी। राध्या ने आज रेड एंड ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी विथ मैचिंग ब्लैक ब्लाउज जो पीछे से डिप था और वो सिर्फ डोरी से बंधा था। उसने अपने हेयर भी ओपन रखे थे और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था जो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अव्युक्त तो राध्या को ऐसे देखकर उसमें खो गया। राध्या ने जब अव्युक्त को खुद की तरफ देखते हुए देखा तो उसका चेहरा खिल गया और थोड़ा शर्म से लाल भी हो गया। फिर वो अव्युक्त के पास आए और उसके गले लगते हुए कहा, मैं जानती थी कि हमेशा की तरह आप आज भी आज का दिन भूल जाएंगे, पर आज का दिन मैं आपके और मेरे दोनों के लिए यादगार बनाना चाहती थी। ये सुनकर अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखा तो राध्या ने उसका माथा चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड एंड माय लाइफलाइन। ये सुनकर अव्युक्त को याद आया कि आज तो उसका जन्मदिन था जो उसने सालों से नहीं मनाया क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ साथ राध्या भी उससे दूर थी। पर आज राध्या ने उसे सरप्राइज देकर शॉक कर दिया था और उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। उसने राध्या को जोर से गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, थैंक यू जान, मुझे सच में आज का दिन याद ही नहीं था। ये सुनकर राध्या ने कहा, जानती हूँ आप अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे क्योंकि माँ और पापा के साथ में भी आपके साथ नहीं होती थी। हमारी शादी के बाद भी मैं आपसे दूर ही रहती थी, पास होकर भी पास नहीं थी, पर अब से हम हमेशा आपका जन्मदिन साथ में मनाएंगे और आज का दिन तो हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन बन जाएगा। ये कहकर उसने अव्युक्त के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। अब से शुरू होगा राध्या और अव्युक्त का रोमांस। अव्युक्त और राध्या का डांस एंडिंग 2nd सीजन।
ये सुनकर राधा ने कहा, जानती हूँ आप अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे क्योंकि माँ और पापा के साथ में भी आपके साथ नहीं होती थी। हमारी शादी के बाद भी मैं आपसे दूर ही रहती थी, पास होकर भी पास नहीं थी, पर अब से हम हमेशा आपका जन्मदिन साथ में मनाएंगे और आज का दिन तो हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन बन जाएगा। ये कहकर उसने अभियुक्त के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। इस बार अभियुक्त राधा को सिर्फ महसूस कर रहा था, उसका साथ नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद राधा अभियुक्त से अलग हुई और कहा, अभी चलिए आपका बर्थडे केक कट करते हैं, फिर हम डांस करेंगे। ये कहकर वह अभियुक्त को लेकर एक टेबल के पास आ गई जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया था और उसे पर एक छोटा सा चॉकलेटी केक रखा था क्योंकि अभियुक्त को वही पसंद था। और वैसे भी अभियुक्त केक बहुत कम ही खाता था और अभी तो वह दोनों ही थे, इसलिए वह केक छोटा सा ही था जिसे राधा ने राघव से मंगाया था। वैसे तो वह खुद भी बहुत अच्छा केक बनाती थी पर अभी उसके पास टाइम नहीं था ये सब का, इसलिए उसने राघव से केक मंगा दिया था। अभियुक्त ने कैंडल को फूंक मार कर बुझा दिया तो राधा ने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे टू यू अभियुक्त। अभियुक्त ने शॉर्ट केक कट करके राधा को खिलाया और राधा ने भी अभियुक्त को खिलाया। फिर अभियुक्त ने राधा से पूछा, तुमने ये सब प्लानिंग कब की? पिछले कुछ दिनों से तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मुझे खुद को भी मेरा बर्थडे याद नहीं था। राधा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था आपका बर्थडे पर कि ऐसे सेलिब्रेट करूंगी, ऐसे आपको सरप्राइज दूंगी, बट वह सब नहीं हो पाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो आप जानते हैं ये क्या क्या हुआ। इसलिए जब शाम को आप फ्रेश होने के लिए अपने रूम में गए तब मैंने सबको अपना प्लान बता दिया और टाइम की कमी थी इसलिए थोड़ा बहुत ही हम लोग कर पाए। वह सब तो आपको अभी विश कर देते पर मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि यह टाइम सिर्फ हम दोनों का है और मैं आज का बर्थडे कुछ स्पेशल भी बनना चाहती थी जो हम दोनों की जिंदगी में यादगार बन जाए। ये सुनकर अभियुक्त ने राधा को अपने पास खींच लिया और कहा, अच्छा यादगार, और वह कैसे? राधा ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए कहा, वह तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? ये कहकर उसने वहां रखा म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और एक रोमांटिक गाना लगा दिया और अपना हाथ अभियुक्त के हाथ में दिया और अभियुक्त ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया और धीरे धीरे वो दोनों डांस करने लगे और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तू नज्म नज्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागून रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। अभियुक्त ने राधा को थोड़ा दूर करके के एक हाथ से उसे अपने और करीब कर लिया जिससे राधा के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ गए और उसने राधा की कमर को दोनों हाथ से अपने पास खींचकर पकड़ लिया। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरजू, तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आए, तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे, तू इश्क इश्क सा। अभियुक्त ने राधा को थोड़ा नीचे किया फिर उसे कमर से उठा के गोल गोल घूमने लगा। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, नाचीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा हीर नी मेरिए, तुझको ही मैं चाहूं, कोशिशां मैं करिए, तुझको भूल ना पाऊं। गाना खत्म होते ही राधा ने म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया और अभियुक्त को देखकर वो खुद ही गाना गाने लगी। ठाकुर निवास। मिस्टर ठाकुर 12 बजे बजाते सामने रखा केक कट करने लगे और केक कट करके सामने लगे दीवार पर जो फोटो थी उसको देखकर कहा, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूं कहीं ना कहीं आप भी मुझे याद करते होंगे, शायद गुस्से और नाराजगी से ही सही, शायद नफरत भी करते होंगे क्योंकि मेरी वजह से आप अनाथ हो गए। आई एम सॉरी बाय कहकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ महीनों बाद, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता और ऐसा ही राधा के साथ हुआ। कितनी खुशी और उत्साह के साथ उसने अपने पति और प्यार का जन्मदिन मनाया था, पर उस दिन ही उसने कुछ खोया भी था जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। आज देश के हजारों करोड़ों लोग उसे जानने लगे थे। उसकी पहली फिल्म सुपरहिट हुई थी पर चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। कल उसे बेस्ट डेब्यू और बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था, फिर भी उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में दुख और दर्द। आज सुबह जल्दी उठकर वह अपने गोविंद माधव के मंदिर आ गई थी। उसने गोविंद माधव की तरफ देखा और अपने मन में कहा, क्यों कान्हा जी मेरे साथ ही ऐसा होता है? जानती हूँ अपने पिछले जन्म में बहुत दर्द और तकलीफ दी थी मैंने अभियुक्त और आराध्य को, दोनों तुटपे थे मेरे लिए, वही तकलीफ आज मुझे दे रहे हैं आप। मुझसे मेरा पति दूर कर दिया, नहीं सही जा रही है तकलीफ कान्हा जी। जानती हूँ हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, मेरे ही अपनों की वजह से वह मुझसे दूर हुए हैं, अब सब कुछ ठीक कर दो कान्हा जी। क्या कर उसकी आंखों में से आंसू उसके गालों पर आ गए। क्या हुआ था बीते कुछ महीनों में राधा के साथ? कैसे दूर हुए राधा और अभियुक्त?
आज इस कहानी का लास्ट पार्ट है, बट डोंट वरी, इसका अगला सीजन भी है।